नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने वैदिक सभ्यता को पूर्ण किया था और आज वैदिक सभ्यता से आगे अपन बात करेंगे महाजनपद काल के। तो वैदिक सभ्यता से आगे आज अपन अध्ययन करेंगे महाजनपद काल, और महाजनपद काल का समय होगा 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। देखिए, महाजनपद काल का समय है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। दूसरी बात करेंगे, इस महाजनपद काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कौन सी होगी? महाजनपद काल। डॉक्टर केपी जायसवाल ने काशी प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर केपी जायसवाल ने महाजनपद काल को राष्ट्रीय राज्यों का उदय काल कहा है। तो डॉक्टर केपी जायसवाल ने महाजनपद काल को राष्ट्रीय राज्यों का उदय काल कहा है, और इस महाजनपद काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जबकि भारत की प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। तो भारत की प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल, और डॉक्टर केपी जायसवाल ने महाजनपद काल को भारत का राष्ट्रीय राज्यों का उदय काल भी कहा है। आगे देखते हैं 16 महाजनपद। देखिए, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। महाजनपदों की संख्या होगी 16, और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। देखिए, 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो भारत में स्थित 16 महाजनपदों की सूची, अगर दो ग्रंथ जो दे रहे हैं वो है, देखिए, बौद्ध ग्रंथ तो है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, लेकिन कुछ महाजनपद जो है इनमें अलग अलग नाम मिलते हैं। तो अलग बात करते हैं अब आगे। भारत में स्थित 16 महाजनपदों की, तो आगे देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो जनपद का नाम होगा और दूसरी तरफ उसकी राजधानी।
कौन कौन से महाजनपद थे और कहां कहां उनकी राजधानी थी। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। अंग महाजनपद की राजधानी होगी चंपा। कौशल श्रावस्ती मत्स्य महाजनपद विराट नगर। सूरसेन राजधानी होगी मथुरा। गांधार राजधानी तक्षशिला। अवंती राजधानी उज्जैन। लेकिन अवंती के दो भाग होंगे। देखिए, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। दक्षिणी अवंती राजधानी होगी महिष्मति। तो अवंती के दो भाग होंगे, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मति। आगे देखते हैं। पांचाल और पांचाल महाजनपद भी दो भागों में होगा। उत्तरी पांचाल राजधानी अहिछत्रपुर। दक्षिणी पांचाल राजधानी कामपिल्ले। तो पांचाल महाजनपद की भी दो राजधानियां होंगी। उत्तरी पांचाल राजधानी अहिछत्रपुर, दक्षिणी पांचाल राजधानी कामपिल्ले। अगला महाजनपद लेंगे मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की दो राजधानियां कुशीनगर और पावापुरी। अगला वज्जी, और वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। तो ध्यान देंगे यहां पर, ये दोनों ही महाजनपद मल्ल और वज्जी संघ, दोनों की जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो गणतंत्रात्मक थी। मल्ल और वज्जी संघ की राज प्रणाली गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो दो महाजनपद जो कि गणतंत्र थे, और इन दो महाजनपदों में गणराज्यों की संख्या थी 10। वज्जी संघ जो था उसमें 8 गणराज्य थे और मल्ल महाजनपद में 2 गणराज्य थे।
तो मल्ल महाजनपद में 2 और वज्जी संघ में 8 और टोटल हो गए 10। तो 10 गणराज्य थे। बुद्ध काल में गणराज्यों की संख्या 10 थी। आगे देखते हैं। कुरु, और कुरु महाजनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर का एक प्रसिद्ध नगर जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। तो कुरु महाजनपद का एक प्रसिद्ध नगर भी होगा इंद्रप्रस्थ, और इस इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अस्मक, और अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन, एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, और यह गोदावरी नदी के तट पर था। तो आगे वाला देखते हैं। कंबोज, और कंबोज महाजनपद की राजधानी थी राजपुर, या दूसरा नाम हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी, और कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ताप शस्त्रोपजीवी कहा है। कौटिल्य के द्वारा कंबोजों को एक नाम दिया गया है वार्ताप शस्त्रोपजीवी, अर्थात जिनकी आजीविका व्यापार और शस्त्रों के द्वारा चलती है, वो थे कंबोज। और तत्कालीन समय में कंबोज जो है वो उत्तम नस्ल के घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। तो ये आपके महाजनपद थे। एक और लेंगे, चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सूक्तिमती। चेदी महाजनपद राजधानी होगी सूक्तिमती, और महाभारत काल में इस चेदी का जो शासक था वो शिशुपाल था। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, और ये जो शिशुपाल था ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, और युधिष्ठिर की मौसी का लड़का था। और अपने राजस्थान के भीनमाल के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक कवि माघ ने संस्कृत भाषा में शिशुपाल वद्दम की रचना की है। तो यह आपका महाजनपद काल था, और इसी महाजनपद काल के दौरान देखिए 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का जो समय रहेगा, इस 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल के अतिरिक्त और क्या क्या इसमें आता है देखते हैं। देखिए महाजनपद काल तो अपन ने पढ़ लिया है, इसके अतिरिक्त इसमें आता है मगध का उत्कर्ष, एक आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और एक होता है भारत पर सिकंदर का आक्रमण। देखिए 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य जो चीजों का अध्ययन किया जाएगा, जो टॉपिक इसमें आते हैं, वो एक तो होता है महाजनपद काल। और महाजनपद काल में अपन ने 16 महाजनपद देखे हैं, और 16 महाजनपदों की राजधानियां देखिए। महाजनपद के अतिरिक्त इसमें मगध का उत्कर्ष है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 2 बड़े धार्मिक आंदोलन होंगे, और 2 बड़े धार्मिक आंदोलन
बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और लास्ट होता है इसमें सिकंदर का आक्रमण। तो इधर देखते हैं, मगध के उत्कर्ष में 3 राजवंशों ने शासन किया। तो 3 राजवंश देखिए कौन कौन से होंगे। पहला राजवंश है हर्यक वंश, और दूसरा राजवंश है शिशुनाग वंश, और तीसरा राजवंश होगा नंद वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और इस बिंबिसार का शासनकाल रहेगा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। यानी मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है इस काल के दौरान हर्यक वंश आएगा, और इस हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होगा, और बिंबिसार का जो शासनकाल है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहेगा। दूसरा देखते हैं, देखिए बिंबिसार ने विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तो विवाह संबंध देखिए इसके कहां कहां थे। वैशाली के राजा चेटक, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ बिंबिसार का विवाह हुआ। तो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री के साथ, जिसका नाम था चेलना, बिंबिसार का विवाह हुआ। कौशल देश के राजा परसेनजित, कौशल देश के राजा परसेनजित ने अपनी बहन महाकोसला, कौशल देश के राजा परसेनजित ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह बिंबिसार के साथ किया, और इस विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को काशी दहेज में दिया गया। तो बिंबिसार को इस विवाह के फलस्वरूप काशी दहेज में प्राप्त हुआ। वैसे पुराणों में बिंबिसार की रानियों की संख्या बताई गई है 500, कि बिंबिसार की रानियों की संख्या कितनी थी? 500 थी। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार का जो शासनकाल रहेगा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, और विवाह संबंधों के द्वारा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ किया। वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ बिंबिसार का विवाह हुआ। कौशल देश के राजा परसेनजित ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह बिंबिसार के साथ किया, और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी बिंबिसार का विवाह हुआ। बिंबिसार का राजवेद्य
बिंबिसार का राज वैद्य जीवक था और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती के शासक चंड प्रद्योत का पीलिया रोग का इलाज करने के लिए भेजा था। तो बिंबिसार के राज वैद्य का नाम जीवक था और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पीलिया पांडु रोग से इलाज करने के लिए भेजा था। बिंबिसार ने राजगृह को मगध की राजधानी बनाई। राजगृह को राजधानी बनाने वाला शासक होगा बिंबिसार। 492 ईसा पूर्व 492 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और अजात शत्रु भारत का प्रथम पितृहंता शासक था। भारत का प्रथम पितृहंता शासक कौन होगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अब हर्यक वंश का दूसरा शासक होगा अजात शत्रु और इस अजात शत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजात शत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजात शत्रु ने कौशल देश के राजा परसेनजित के साथ 2 बार युद्ध लड़े। युद्ध का कारण था, देखिए अपन ने बिंबिसार के समय चर्चा की थी कि कौशल देश के राजा परसेनजित ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार के साथ किया और इस विवाह के फलस्वरूप परसेनजित ने काशी प्रांत दहेज में दिया था। तो बिंबिसार की हत्या के बाद महाकोशला की भी मृत्यु हो गई क्योंकि महाकोशला इस आघात को सहन नहीं कर पाई। तो परसेनजित ने जो काशी थी वो वापस ले ली। तो काशी प्राप्त करने के लिए परसेनजित पर आक्रमण किया अजात शत्रु ने और 2 बार युद्ध लड़े। एक युद्ध में अजात शत्रु पराजित हुआ और एक युद्ध में अजात शत्रु विजयी रहा। अंत में परसेनजित और अजात शत्रु के मध्य एक संधि हो गई और इस संधि के तहत अजात शत्रु के साथ परसेनजित की पुत्री वजीरा का विवाह हो गया और इस विवाह के फलस्वरूप काशी अजात शत्रु को वापस प्राप्त हो गई। अजात शत्रु ने
वैशाली के राजा चेटक को, वैशाली के राजा चेटक को भी पराजित किया। अजातशत्रु भारत का प्रथम शासक था जिसने प्रक्षेपास्त्र प्रणाली पर आधारित शस्त्रों का प्रयोग किया। दो शस्त्र जिनके नाम थे रथ मूसल और महाशिला कंटक, दो हथियार जो अजात शत्रु के द्वारा काम में लिए गए, रथ मूसल और महाशिला कंटक। रथ मूसल रथ में लगी हुई एक बड़ी गदा होती थी और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने की एक मशीन थी। तो यह प्रक्षेपास्त्र प्रणाली पर आधारित भारत के प्रथम हथियार थे जो किसने काम में लिए हैं? अजात शत्रु ने काम में लिए हैं। दूसरा देखते हैं, अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। और अजात शत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। 460 ईसा पूर्व में अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन के द्वारा कर दी गई। तो अजात शत्रु ने तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजात शत्रु के पुत्र उदाइन ने अजात शत्रु की हत्या की। वैसे पूरा का पूरा राजवंश, पूरा हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश कहलाता है। हर्यक वंश को पूरे को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन के द्वारा की गई और 460 ईस्वी में उदाइन मगध का शासक बना। उदाइन के बारे में ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि उदाइन ने एक नवीन नगर बसाया और नवीन नगर था पाटलिपुत्र और राजगृह के स्थान पर उदाइन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई। दूसरा देखते हैं, हर्यक वंश
या यूं कहे कि उदयन के पश्चात क्रम से 3 शासक अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक शासक हुए। उदयन के पश्चात 3 शासक जो कि क्रम से हैं अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा नागदासक, जिसे नागदर्शक भी कहा जा सकता है। और इस नागदासक की हत्या 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा कर दी गई। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा नागदासक, और इस नागदासक की हत्या 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा कर दी गई। और मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। तो मगध के उत्कर्ष के तहत अपन ने पहला राजवंश देखा हर्यक वंश। अब दूसरा राजवंश है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो स्वयं शिशुनाग होगा। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग के पश्चात इसका जो महानतम शासक होगा शिशुनाग वंश का वो था कालाशोक, या इसी का नाम मिलता है काक वर्ण। और इस कालाशोक काक वर्ण के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और कालाशोक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में किसके समय हुई है? कालाशोक के समय हुई है। और कहां हुई है? वैशाली में हुई है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था और इस नंदी वर्धन की हत्या महापद्म नंद के द्वारा कर दी गई। और महापद्म नंद ने मगध में एक नवीन राजवंश की शुरुआत की जिसका नाम था नंद वंश। तो मगध के उत्कर्ष के तहत जो तीसरा राजवंश आएगा वो होगा नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक तो होगा कौन? महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन होगा? महापद्म नंद। और इस महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुंफा
अभिलेख। से ज्ञात होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीता और मगध में शामिल किया। कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा या ओडिशा। तो देखिए, महापद्म नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था और इस महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। कलिंग नरेश खारवेल, देखिए, भारत का प्रथम तिथि रहित अभिलेख है जिसमें किसी प्रकार की कोई तिथि नहीं है। तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीता और मगध साम्राज्य में शामिल किया। और इस महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में महापद्म नंद ने एक नहर भी बनवाई। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जो शासक नहर बनवाएगा वो महापद्म नंद होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है नहरों के लिए तो वो महापद्म नंद का नाम आता है। देखिए, प्राचीन भारत में नहरों का निर्माता हो जाएगा महापद्म नंद और सल्तनत काल में नहरों का निर्माता था गयासुद्दीन तुगलक और सल्तनत काल में सर्वाधिक नहर जो व्यक्ति बनाएगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, प्राचीन भारत में जिस शासक ने नहर बनवाई वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद ने कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाई और इस जिनसेन की मूर्ति को मगध लेकर आया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और इस नंद वंश में कुल मिला के 9 शासक हुए हैं और इन नंदों को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल 9 शासक हुए थे जिसमें पहला शासक महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद था और 9 शासक थे उनको सम्मिलित रूप से नवनंद भी कहा जाता है। और इस घनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। देखिए, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण तक्षशिला के शासक आम्बी के द्वारा दिया गया। इसलिए तक्षशिला के शासक आम्बी को भारत का प्रथम देशद्रोही शासक कहा जाता है। भारत का प्रथम देशद्रोही शासक आम्बी था और आम्बी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था 326 ईसा पूर्व में।
सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पीच या फिर कहेंगे झेलम का युद्ध हुआ। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पीच झेलम का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया और पोरस को बंदी बनाया गया और पोरस को सिकंदर के सामने जब उपस्थित किया गया तो सिकंदर ने पोरस से कहा कि बोलो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया कि एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए। एक तो सिकंदर पहले ही पोरस की वीरता से प्रभावित था और पोरस की निर्भीकता से और प्रभावित हुआ। तो सिकंदर ने पोरस को आजाद कर दिया तथा उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। यहां से सिकंदर झेलम नदी को पार करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ते ही व्यास नदी से या व्यास नदी के किनारे से मगध साम्राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती थी। तो व्यास नदी से मगध साम्राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती थी और उस समय मगध जो साम्राज्य था वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विद्यमान था और मगध की सेना की संख्या बताई जाती है 6 लाख। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को खूब समझाया, खूब मोटिवेशनल स्पीच दिए, लेकिन सिकंदर की सेना टस से मस नहीं हुई। अंत में सिकंदर को अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। तो सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर कुल मिला के भारत में 19 माह तक रहा। सिकंदर का जल सेनापति नाम था नियार्कस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस था और सिकंदर के घोड़े का नाम था बुक्काफेलो। सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर बुक्काफेलो नगर बसाया और एक दूसरा नगर निकेया नगर बसाया जो वर्तमान में विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का नाम था और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर मकदूनिया का शासक था। तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात घनानंद को के 20 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मगध पर अधिकार कर लिया और यहां से एक नवीन राजवंश शुरू हो जाएगा, मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश में चलने से पहले अपन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 2 धार्मिक आंदोलन और पढ़ेंगे। उसके पश्चात अपन मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।